हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा अच्छे होंगे और अच्छे से ही पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। तो बेटा हमने अपनी लास्ट वीडियो में खाद्य परिरक्षण पढ़ा था, ठीक है। तो हम खाने को कैसे सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा एक बात और बोलना चाहूँगी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि बेटा वीडियोस को कंप्लीट देखा करो ताकि तुम्हें टॉपिक अच्छे से समझ आए, और मुझे उम्मीद है तुम कंप्लीट ही देखते होंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। चलो, आपने कक्षा 7th और 6th में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है। तो बेटा 6th-7th क्लास में आप इस जीवाणु के बारे में पढ़ ही चुके हो, राइजोबियम के, जो कहाँ पर रहता है, लेग्यूम पौधों में। लेग्यूम पौधे कौन से होते हैं बेटा, दालों वाले, यानी कि दाल जिनसे उत्पन्न होती है उन पौधों को क्या बोलते हैं, दलहन। तो बेटा वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और ये स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, उन दालों में। तभी तो बोला जाता है बेटा दालों को खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन कैसे आते हैं उसमें, इस बात का दिमाग लगाया तुमने कभी। उसमें बेटा प्रोटीन्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्रोटीन बनता है बेटा, वो जो जिन जिन कम उनसे मिलकर बनता है बेटा कंपाउंड से, उसमें क्या क्या होते हैं, कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है। तो बेटा नाइट्रोजन केवल प्रोटीन में ही होती है, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन किसकी वजह से आती है, राइजोबियम जीवाणु की वजह से। किस में, लेग्यूम पौधों में, यानी कि दलहन दालों के पौधों में। इसलिए बोला जाता है बेटा कि दालों को खाना चाहिए। दालों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, जो हमारे शरीर के क्या टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे, उनको क्या करता है, रिपेयर करने में मदद करता है, जो हमारे बालों के लिए भी और सब चीज़ों के लिए अच्छा होता है। तो बेटा स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहता है। और ये कहाँ पर रहता है, राइजोबियम लेग्यूम पौधे होते हैं जो बेटा दलहन के पौधे होते हैं, उनकी ग्रंथिकाओं में रहता है। जैसे सेम हो गई, मटर हो गई, जो क्या एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तड़ित विद्युत द्वारा कैसे होता है बेटा, जैसे बिजली चमकती है, कई बार देखते होंगे तुम, जब तूफान आता है और वर्षा होती है, तो बेटा उसमें क्या होता है, जो वायुमंडल में वो बिजली होती है, वो क्या करती है बेटा, जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देती है उन कंपाउंड्स के अंदर जिनको पौधे आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तड़ित विद्युत, ठीक है, जो बिजली चमकती है वर्षा के टाइम पे, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है, यानी कि सेम रहती है, ना बढ़ती ना घटती, वो पूरी एक जैसी रहती है। जैसे बेटा अब एक सर्कल है, सर्कल में तुम घूमते रहोगे तो तुम वापस से उसी एंड पर आते रहोगे ना, ठीक है। तो इसी तरीके से लगा लो बेटा तुम, जैसे, या फिर तुम एक ऐसे लगा सकते हो, एक जो टाइम चेक करने का स्टैंड होता है बेटा, जो सैंड वाला होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे उसके अंदर सैंड क्या होता है, फिक्स होता है, बस हमको उसको क्या करते रहते हैं, उलटते और पलटते रहते हैं। वो धीरे 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 दूसरे कॉलम में आता रहता है, फिर जब वो कंप्लीट उसमें आ जाता है फिर हम पलट देते हैं। तो लेकिन टोटल जो सैंड रहता है वो रहता तो स्थिर ही है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। और बेटा देखो, ये है लेग्यूम की जड़ें, और इन लेग्यूम की जड़ों की ग्रंथिकाओं में क्या होता है, ये राइजोबियम जीवाणु रहता है, ठीक है। ठीक है बेटा, तुम्हें समझ आ गया। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन चक्र, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन वायुमंडल में बदलती नहीं है, मतलब उतनी ही रहती है, चाहे हम उसको यूज कर लें, उपयोग में कितना भी ले आए, वो ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा एक ही तरीके से होता है, जितनी हम उपयोग कर रहे हैं उतनी वापस से वायुमंडल में वो जा रही है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, इसी बारे में हम अपने नाइट्रोजन चक्र में पढ़ेंगे। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है,
ठीक है। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ उपस्थित होता है बेटा? प्रोटीन्स में होता है, जो मैं बता चुकी हूँ तुम्हें। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन के अंदर ये होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि उनको जैसे हम भोजन को नहीं पचा सकते, कच्चे को हमें उबाल कर या पका कर ही खाया जाता है। मतलब खा तो हम लेंगे बेटा कच्चा भी, लेकिन वो हम उसको पचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेटा एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन सा? सेल्यूलोज, जो क्या होता है बेटा, उसको पचाने के एंजाइम हमारे शरीर में नहीं होते, ठीक है। लेकिन वो क्या होते हैं, जो पशु या जंतु इनको खाते हैं उनके अंदर वो एंजाइम होता है, जिसकी वजह से वो उसको पचा लेते हैं, उनको खाने को पकाने की या उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही बेटा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भी हम सीधे प्रयोग नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो बेटा जो ये जीवाणु होते हैं, नीले हरे शैवाल हो गए, राइजोबियम जैसे हो गया, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों, जो मैं कंपाउंड बोलती थी बेटा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यौगिक। नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार के उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। अब इसको बेटा यौगिकों में ही क्यों प्रयोग करते हैं, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे तुम्हें आटा गूंथ दिया, अगर तुम्हें बोले रोटी खानी है, तुम आटे को खा लो, बननी तो रोटी है उसके बाद में, क्या तुम खा सकते हो? नहीं ना। तुम क्या करोगे? रोटी बनने के बाद ही खा सकते हो, कच्चे आटे को नहीं खा सकते। तो ऐसे ही बेटा यौगिकों को ही हम ग्रहण कर सकते हैं, नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन विद्यमान है उसको हम ऐसे सीधे तौर पर नहीं ग्रहण कर सकते, ठीक है। अब तो तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होगी ये बात। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी की जड़ से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। अब जो अवशोषित की थी पौधों ने ये नाइट्रोजन, इसका प्रयोग वो क्या करेंगे? प्रोटीन के एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। अब कैसे करते हैं बेटा? हम अभी पहले हर चीज़ें बेटा एक दूसरे से कनेक्ट है, हर चीज़ें जो भी पढ़ोगे तुम, और तुम्हें अगर तुम अच्छे से सारी चीज़ों को समझते चलोगे तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बेटा कैसे है ये एक दूसरे से, मतलब इसका प्रयोग कैसे करती है वो और चीज़ को बनाने में या संश्लेषण करने में? तो बेटा तुमने पढ़ा होगा, भोजन होता है, भोजन के अंदर घटक पाए जाते हैं, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन वगैरह अन्य भी चीज़ें पाई जाती हैं। तो वो भोजन हमें मिलता कहाँ से है? पेड़ पौधों से मिलता है। तो पेड़ पौधे बेटा उसी को, फल, सब्जियां, फ्रूट, इन सबको क्या करते हैं? निर्मित करते हैं। और उनका भोजन कहाँ पर स्टोर होता है? पत्तियों में बनाते हैं भोजन और पत्तियों में स्टोर करते हैं। तो वो जो भोजन होता है उसी में बेटा वो प्रोटीन होता है, ठीक है, जो उन्होंने लिया था, ठीक है ना, जड़ तंत्र द्वारा जो उन्होंने ग्रहण किया था, अवशोषित किया था, उस नाइट्रोजन का प्रयोग वो भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं। और उस भोजन के अंदर ये प्रोटीन विद्यमान होते हैं। तो पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। चित्र 2.10 बेटा ये नाइट्रोजन चक्र दिखाया है तुम्हें। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखो बेटा, जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमने खा लिया वो तो हमारे शरीर में चला गया, जो बच गया अवशिष्ट पदार्थ है वो क्या होएगा? हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो वो क्या होता है? कुछ दिन बाद अपघटित हो जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों द्वारा, जैसे कि जीवाणु के, कवक के द्वारा। तो बेटा कई बार पौधों की और जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो जंतु होते हैं वो भी गल सड़ जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो वो कैसे अपघटित होते हैं? इन जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। तो ये जीवाणु क्या करते हैं? उनके अंदर जो नाइट्रोजन थी उस नाइट्रोजन को वापस से क्या करते हैं? नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग में होती है, ठीक है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते। अब बेटा ये यौगिक में थी, यौगिक में जब तक यौगिकों में थी वो तो किसके द्वारा ग्रहण कर ली गई? पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली गई, कुछ हमारे द्वारा ग्रहण कर ली गई। लेकिन जो अब बेटा ये ग्रहण की गई, ठीक है, लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिक थे, जो मनुष्य ने ग्रहण की नाइट्रोजन, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद उनके अंदर क्या है? नाइट्रोजन के यौगिक है ना, लेकिन नाइट्रोजन यौगिक तो वायु में होते नहीं। तो उसको वापस से किस में बदलना है? नाइट्रोजन गैस में, जो कि वायु में विद्यमान होती है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको परिवर्तित करने के लिए कुछ जीवाणु होते हैं, विशिष्ट जीवाणु, ठीक है, जो ये कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कर देते हैं? उसको नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो क्या करती है? वायुमंडल में चली जाती है वापस से।
परिणामतः क्या होता है बेटा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बराबर रहती है, मतलब जितनी हमने उपयोग की वापस से उन जीवाणुओं के द्वारा वो नाइट्रोजन गैस उसमें परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो बेटा आप इसको इस फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हो। सबसे पहले देखो वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन फिर बेटा अब वो यौगिकों में कैसे कन्वर्ट हो रही है, तुम अपने उल्टे हाथ के साइड पे देखोगे, तड़ित तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, और कैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरित शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण का मतलब क्या बेटा, उसको वो यौगिकों में बदलती है, नाइट्रोजन यौगिकों में, जीवाणुओं द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना। ठीक है, और बेटा ये तड़ित वाली थी, ये भी क्या होगी, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। तो क्या बनता है, तड़ित के द्वारा भी क्या बनते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक, जो क्या होते हैं, मिट्टी में उपस्थित हो जाते हैं नाइट्रोजन के यौगिक। फिर ये मिट्टी में जो नाइट्रोजन के यौगिक उपस्थित हो जाते हैं, अब इनका क्या होता है, ये बेटा पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद पौधों से बेटा जंतुओं द्वारा, ठीक है, पौधों को खाना, पौधों के खाने में जो होते हैं उसके द्वारा जंतुओं द्वारा ले लिए जाते हैं। उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अवशिष्ट। अब जो बेटा हमने जो खाना खाया था, जो हम जीव क्या होते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उनके बाद जो वो नाइट्रोजन का अवशिष्ट था उनके शरीर में, वो वापस से कहाँ चला जाता है, मिट्टी में। ठीक है, तो अब उस मिट्टी में वापस से जो चली जाती है, उस मिट्टी का क्या होता है बेटा, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कुछ तो जो बेटा जो अवशिष्ट पदार्थों के द्वारा यौगिक थे, कुछ यौगिक तो पौधों द्वारा प्रयोग में लाए गए, लेकिन जो मिट्टी में एक्स्ट्रा बच गए वो क्या हुए, वापस से कुछ जीवाणुओं ने उसको नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया। किनको, नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया, जो कि वायु में विद्यमान होती है, जो वापस से वायुमंडल में चली जाती है। तो इस तरीके से बेटा एक तरफ से तुम देखोगे वायुमंडल से हमारे पास नाइट्रोजन आ रही है नाइट्रोजन यौगिक के रूप में, फिर नाइट्रोजन यौगिक से क्या हो रही है बेटा, नाइट्रोजन गैस के रूप में वापस से वो वायुमंडल में चली जा रही है। इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। तो बेटा उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और साथ ही ये कंप्लीट, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर, और तुम्हें ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा, अगर तुमने ये सारी वीडियोस अच्छे से समझी होंगी तो। और अगर फिर भी नहीं आया है तो बेटा आप इसको दोबारा से देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटा तुम्हें सब समझ आ गया होगा। तो चलिए बेटा इस वीडियो में यहीं तक, और अगर बेटा तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।